ये हमारा CUT जनरल एप्टीट्यूड्स ज्योग्राफी का लेक्चर 1 होगा। और जैसे मैंने यहाँ कहा लो ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर कोई ज्योग्राफी नाम की कोई चीज़ नहीं दे रखी है। उसने सिलेबस के अंदर बस इतना मेंशन किया है, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के अंदर ज्योग्राफी आती, पॉलिटी आती, हिस्ट्री आती है, और भी सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो टॉपिक होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन दिखाता हूँ। ज्योग्राफी से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक क्वेश्चन 2023 में ये पूछा गया था। ये तो आप देखना, हम आज जो पूरा सोलर सिस्टम कवर करने वाले हैं। और ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है ये पूछा गया था 2023 के अंदर। फिर ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू पूछी गई थी, और ये 2022 के अंदर पूछा गया था। तो देखो, अगर आप सिलेबस को देखो, सिलेबस कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पर लिख दिया जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें होती हैं। अब पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं उसी के बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए, आपको उन क्वेश्चनों को एनालाइज करना चाहिए, फिर उनको उसकी उसी के बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस डिफाइन सिलेबस नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको पहले मैथमेटिक्स ठीक करना चाहिए अपना। ठीक है, उस मैंने बहुत सारी वीडियो, और फिर उसके बाद में रीजनिंग अपनी तैयार करनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार। और फिर तीसरे नंबर पर कहीं आप जीके और करंट अफेयर को रखो। उसका एक रीजन ये, जीके और करंट अफेयर का कोई ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ ली आपने 100 पेज की 200 पेज की आपका हो जाएगा। आपको उसके लिए काफ़ी सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और हो सकता है तब भी आप एक भी क्वेश्चन ना कर पाओ। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको जैसे टॉपिक बाय टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट बताए, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आपको एक पता लग जाएगा कि भाई अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप का आएगा, और मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत, कमांड मतलब उस पर ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है। तो देखो, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स का तो इन्होंने नाम भी नहीं दिया, यहाँ पर दिया है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कैसी रीजनिंग, और यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी। मतलब सिलेबस पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने ये सिलेबस बनाया है। पता नहीं कि CUT जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने बनाया है, किसी और से बनवाया है, लेकिन सिलेबस डिफाइन नहीं है। अब जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो आपका एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे 1 जून से, तो लगभग लगभग आपके पास 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ में अभी आपके बोर्ड खत्म हुए हैं, तो आपको जो है ऐसा नहीं कि बैठ जाना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तब तो कुछ नहीं कह सकते। आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, पूरी तरह से जो है ये इस बार कंप्यूटर बेस है, ऐसा नहीं कि हाइब्रिड मोड में होगा। और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 के 50 आपको करने कंपलसरी होंगे। अब 50 के 50 कंपलसरी का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, अपना बेवजह उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिया और लगा दिया उसका कि भाई ये आंसर है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही करने पर वही वो करने हैं आपको। और अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपका स्कोर माइनस में चला जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसलिए वो 50 क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन सोच समझ कर आपको क्वेश्चन को करना है। पूरा ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं जैसा आपको बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर में विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा, और जो भी विंडो खुली हुई होगी, तो आप उसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम या कम टाइम नहीं मिलने वाला, पूरा टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो आपको अपने आप को उसी टाइप से तैयार करना है कि आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप सॉल्व कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब हम ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी का ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो हमारे लेक्चर है उनको देखते हैं। और देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना, नहीं आएगा ये, अगर आप सोच रहे हो कि बिग बैंग थ्योरी आएगा, जो आएगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आने वाला, बस एक मैं समझा रहा हूँ कि मतलब क्या सिस्टम है ये सब कुछ। तो बिग बैंग हुआ हमारा। बिग बैंग क्या था कि एक पूरा जितना भी आज हम अपना पूरा सोलर सिस्टम देखते हैं, पूरा यूनिवर्स देखते हैं, वो एक छोटे से पॉइंट के अंदर बनता। अब इस छोटे से पॉइंट के, इसको हम सिंगुलैरिटी बोलते, साइंटिस्टों ने इसको सिंगुलैरिटी बोला है। अब इस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या जाने, साइंटिस्टों ने इस पर अभी तक कुछ भी ऐसा बोला नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ। इस सिंगुलैरिटी के अंदर इंटेंस टेम्परेचर था, इंटेंस प्रेशर था, मतलब इन्फानाइट टेम्परेचर, इन्फानाइट प्रेशर, सारी चीजें इस सिंगुलैरिटी के अंदर बनती। अब इसके अंदर डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्बेंस होने के बाद ये चारों तरफ इसके अंदर ब्लास्ट हुआ और ये चारों तरफ फैल गया। इस टाइप का कोई बिग बैंग रहा था। तो
उसकी वजह से क्या हुआ, मैटर चारों डायरेक्शन में फैला, और आज जो हम अपनी गैलेक्सी सोलर, अपनी गैलेक्सी हो गई या फिर एक टाइप का जो सोलर सिस्टम, अलग अलग गैलेक्सी बनी हुई है, वो सब इस सिंगुलैरिटी से मिलकर बने हैं। और आज भी हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर आगे दो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही, मतलब हमारा एक जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है जब से ये बना है। तो ये मैंने जैसा आपको बताया, तो ये जो इसी सिंगुलैरिटी का फट जाना, चारों तरफ हमारे मैटर का फैल जाना, इसको जो जो थ्योरी आज एक्सप्लेन करती है उसको बिग बैंग थ्योरी करती है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी थ्योरी तो बहुत सारी है, हमारे यूनिवर्स का कैसे बना, कैसा ये एग्जिस्टेंस में आया, उसके लिए बहुत सारी थ्योरी है। लेकिन जब से साइंटिफिक थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, ये काफ़ी जो है साइंटिफिक बेसिस पर आधारित है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप याद रखो बिग बैंग थ्योरी जो है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन, वैसे नहीं आएगा, मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर थोड़ा दे रखा है, ये भी नहीं आएगा अगर आप सोच रहे हो, बस ये एक मैंने आपको समझाने के बेसिस पर ये चार्ट यहाँ पर दे दिया है, ये डायग्राम। अदरवाइज आपको यहाँ पर डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ ये पढ़ते हैं, ये स्टार यहाँ से आ सकता है हमारा। अब गैलेक्सी बनी, जैसे बहुत चीज़ें बहुत सारी बनी, पूरा जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेते हैं, और गैलेक्सी में भी हम बहुत सारी गैलेक्सी हैं। तो हम ज़्यादा गैलेक्सी पढ़ेंगे नहीं, मतलब इतनी गैलेक्सी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्टों से अपनी गैलेक्सी स्टडी नहीं होती। हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे, और हिंदी में उसको आकाशगंगा बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उस या जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है। ठीक है, तो उस गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा या सोलर आकाशगंगा या मिल्की वे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोनों किसी में भी पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, तो सबसे पास की जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आता है, हमारी गैलेक्सी का कैसा शेप है। देखो शेप जो है अलग अलग टाइप की, स्पाइरल टाइप की शेप है। तो एंड्रोमेडा और मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इन दोनों की जो शेप है वो इन दोनों की जो शेप है वो ये है, स्पाइरल टाइप की शेप है। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्पाइरल टाइप की अलग अलग टाइप की होती है, एलिप्टिकल टाइप की। तो ये सब आज डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये कर दिया, एक ये कर दिया, ये कर दिया, मोर देन सफिशिएंट, इसको याद करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आज इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा सोलर सिस्टम है, तो मैं आपको यहाँ पर इस सोलर सिस्टम से सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो जो है प्लैनेट के बीच में मिलती है। फिर उसके बाद में जुपिटर, सैटर्न लार्जेस्ट प्लैनेट, और आप देख रहे हो सैटर्न, सैटर्न इज द फेमस फॉर फॉर इट्स रिंग्स, रिंग्स के लिए बड़ा फेमस है। यूरेनस हो गया, एंड देन नेपच्यून। अगर आप ये देखो सारे के सारे प्लैनेट जो है ये सारे के सारे ऐसे घूम रहे हैं, इस टाइप से रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, आप बोलो कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहे हैं सारे के सारे प्लेनेट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। दो प्लेनेट ये ऐसा जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट हो रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे दो प्लेनेट के नाम बताओ जो क्लॉक बाई डायरेक्शन में, क्लॉक बाई डायरेक्शन बोले, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे दो प्लेनेट में इन ये सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें डायग्राम में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो कोशिश करो कि आप इस डायग्राम की हेल्प से ही सारी चीज़ें समझ लो। आप देख सकते हो सैटर्न, सैटर्न की रिंग भी अच्छी है, और इसके देखो आप मून कितने सारे हैं। ठीक है, तो अब हम अपना सन से स्टार्ट करते हैं। सन के अंदर अभी इतनी चीज़ें मुश्किल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके जानी चाहिए। एक तो मतलब ये पूछा नहीं जाएगा, हमारा जो सन है उसका फॉर्मेशन 4.6 बिलियंस ईयर्स अगर हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम टाइम है। और ऐसा बोला जाता है कि अभी हमारा जो सन है उसका जो लाइफ स्पैन है वो अभी 4.5 बिलियन ईयर्स और रह चुका है, मतलब इतने टाइम और रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सन है वो यंग स्टेज में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हमारा जो सबसे पास्ट का जो यहाँ पर नियरेस्ट स्टार है, दैट इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद करना यार। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ या आवर सन। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सन का टेम्परेचर को देखो, तो देखो सन ऐसा बना हुआ है, सन के अंदर कोर है। तो सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, ज़रूरत नहीं है याद करने की, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब ये जो मैं दो तीन पॉइंट बताऊंगा उसको याद कर लेना, आएगा तो क्वेश्चन वहां से आएगा, अदरवाइज इतना डेप्थ में नहीं आने वाला है। अगर आप सन को देखो तो सन मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है।
इसमें भी 70% जो हाइड्रोजन है और बाकी जो 30% है वो हीलियम है। ये परसेंट जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये एक ब्रॉड पिक्चर है। कभी आप सोचने लगो कि भाई एग्जैक्टली 75% है, ऐसा एग्जैक्टली किसी को भी फिगर नहीं है, कोई सन पे जाकर मेजर नहीं कर रहा है। साइंटिस्ट आज तक बहुत सारी चीजें मेजर नहीं कर पाए, बस उनका एक अनुमान है। अब ये जो हाइड्रोजन है ज्यादा क्वांटिटी में है, हाइड्रोजन हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ये कोर के अंदर, यहाँ पर कोर जो है, कोर के अंदर सन की जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, हाइड्रोजन हल्का हल्का होता है और हीलियम जो होती है हैवी होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है क्या, इसमें दो लाइट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, फ्यूज का मतलब जैसे बेल्ट कर देना, किसी दो चीजों को बेल्ट कर देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइट एलिमेंट दूसरे लाइट एलिमेंट को कंबाइन होकर एक हीलियम बनाता है, और ये जो दूसरा नया एलिमेंट बनता है वो बनता है थोड़ा मतलब उसका मास ज्यादा होता है, ज्यादा मास का बनता है। तो ये जो जिसमें दो लाइट एलिमेंट जुड़ जाते हैं, एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है इसके लिए इंटेंस टेम्परेचर, इंटेंस प्रेशर की जरूरत होती है। तो अर्थ के जो सन है, सन की जो कोर है उसमें इंटेंस टेम्परेचर आप देख सकते हो कितना है यहाँ पर, और इंटेंस प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो सस्टेन कर पाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन को सस्टेन कराने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत पूरा वर्ल्ड पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं करा पा रहा है। ठीक है, उसका एक रीजन ये इतना प्रेशर, डिजाइन, इतना टेम्परेचर देना। दूसरी बात, अगर इसको चला भी दो, जैसा मान लो आपने 100 आपने इसको 100 वोल्ट का करंट दे दिया, अब आपको इसको सस्टेन कराना है, चलाना है, ऐसा नहीं पता लगा दे दिया इतना ये उसको इतनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो फिर होता है, चलता है वो बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है अभी साइंटिस्ट फेलियर है। तो अभी मुझे पता नहीं लगा कितने साल और लगेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन का ये रिएक्टर बनाने में। अगर ये बन जाता है तो आप समझो कि क्लाइमेट चेंज से इंसान बहुत हद तक लड़ने में कामयाब रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें याद करने की जरूरत, बाकी यहाँ पर इतना ऐसा नहीं। हाँ, एक और चीज याद कर लेना, हमारा जो सन का सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर। तो ये दो तीन पॉइंट याद कर लेना, बाकी इतना इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि अब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओ वहाँ पर, और ऐसा कुछ कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं एक्स्ट्रा समझने के लिए, अगर आपका मन है पढ़ने के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर सन का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये जो है अंदर वाली वाइट वाइट दिखाई दे रही है सन की कोर है। अलग सन का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है, जैसे सन की कोर हो गई जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, यहाँ से एनर्जी बाहर की ओर आती है, और फिर ये रेडिएटिव जोन होता है और ये कन्वेक्टिव जोन होता है, और ये बाहर फिर सरफेस आ जाती है उसकी। तो आप मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको डायग्राम को अच्छे से स्टडी करो, नहीं, बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा। बस जहाँ से जो भी थे दो तीन पॉइंट मैंने बता दिए जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। देखो, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, 12th क्लास के बच्चे होते हैं, इतनी भी नॉलेज नहीं होती है उनको, और दूसरी बात आ, इतना डेप्थ में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका डोमेन सब्जेक्ट होता है। अब बात करें सोलर इक्लिप्स, तो सोलर इक्लिप्स होता क्या है, देखो यहाँ पर हम जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें लूनर इक्लिप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो सोलर इक्लिप्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। जो भी पॉइंट हमारे आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, सोलर इक्लिप्स होता क्या है, सोलर इक्लिप्स जब होता है जब मून अर्थ, देखो ऐसा जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये सन हो गया, S4 सन, और M4 और E4 अर्थ। अब क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है ऐसा, तो जब कभी भी मून यहाँ पर आ जाए, सन और अर्थ के बीच में आ जाए ये मून, तो उसको होने होता क्या है कि इससे आने वाली जो रोशनी होती है जो अर्थ पर गिरने वाली होती है वो और सन रोक लेता, ये मून रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ पर जो अर्थ होती है, अर्थ से जो लोगों को ये मून नहीं दिखाई देता है। तो मतलब ये जो जितनी भी रोशनी आ रही है, सन नहीं दिखाई देता है क्योंकि मून ने वो लाइट ब्लॉक कर दी है। तो हम बोलते हैं कि भैया जो है सन को उसको ग्रहण लग गया, इक्लिप्स लग हो गया। ठीक है, कि ग्रहण का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाई नहीं देना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, तो इसी को बोलते हैं हम सोलर इक्लिप्स। अब ये जो सोलर इक्लिप्स होता है, यहाँ पर वैसे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, बस यही पूछा जाएगा। तो सोलर इक्लिप्स में सोलर इक्लिप्स में यहाँ पर दो तीन चीज़ें जान लो कि ये हर एक न्यू मून को होता है। ठीक है, जब भी न्यू मून होगा, तो न्यू मून कब होता है, समझ फिर से समझ लो, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। तो अर्थ और मून के बीच में, सॉरी, अर्थ और सन के बीच में जब कभी भी ये मून आता है,
तो उस आने वाली जो रोशनी होती है वो सन से आने वाली जो रोशनी है मून पर गिर जाती है, तो जिसकी वजह से मून दिखाई नहीं देता है। तो जैसी जैसी मून आगे बढ़ेगा, क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून जैसी जैसी आगे बढ़ेगा, तो मून का पहले मून का जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। हम्म, तो मून जैसी आगे बढ़ेगा तो मून का ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। ये तो और ज्यादा खराब हो गया। हाँ, ये ले लेता हूँ। तो मून का ये वाला पोर्शन पहले दिखाई देगा, फिर मून थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, मतलब इतना वाला पोर्शन दिखाई देना शुरू करेगा। मून थोड़ा और बढ़ेगा तो इतना पोर्शन, मून थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, मतलब इधर की ओर आगे बढ़ता रहेगा तो ये वाला पोर्शन। जैसे ही यहाँ पर आ जाता है तो मून, मतलब यहाँ पर आ जाएगा तो मून पूरा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फुल मून। ये होता है हमारे पास फुल मून। और यहाँ पर होता है न्यू मून। तो ये जो जितना भी सोलर इक्लिप्स होता है, ये न्यू मून पर ही होता है, बस याद रखना है, ठीक है। न्यू मून पर ही सोलर इक्लिप्स होता है, फुल मून पर सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पता लगा उसमें पूछ लिया जाए और आप वहाँ पर फुल मून या कड़बक कड़बम्बे वो कर दो, तो फिर वो बेड़ा गर्क हो जाएगा वहाँ पर सारा। ठीक है, तो बाकी पॉइंट और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये देखा गया कि जो जितना भी ये सोलर इक्लिप्स होता है, ये जितना भी हो 7.5 से ऊपर नहीं जाता है। 7.5 मिनट से ऊपर, 7.5 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है। लगभग लगभग इतना ही रहता है, 8 मिनट या 7.5 मिनट इतना ही रहता है। तो बहुत नहीं पूछा जाएगा, मैं मतलब गारंटी तो नहीं कहता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत ही कम चांसेस है, रेयर से रेयर चांसेस है पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइट ईयर के बारे में पढ़ते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? देखो, लाइट ईयर कभी कभी पूछा जाता है कि लाइट ईयर टाइम है, लाइट ईयर डिस्टेंस है, लाइट ईयर स्पीड है। लाइट ईयर जो है एक डिस्टेंस है। तो देखो, लाइट ईयर क्या है, मान लो यहाँ पर सन है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, सॉरी, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये, अरे यार, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सन से जो रे निकलती है और वो चलेंगी, सन से ये रे निकली, और सन की जो रे होती है उनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, 3 इंटू, ये भैया याद रखना, पूछा जाएगा हमसे, 3 इंटू 10 और 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये कभी कभी उसमें भी दे दिया जाता है किलोमीटर में भी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन करना आना चाहिए। आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर, जो किलोमीटर होता है उसकी, उसमें जो है 1,000 मीटर होते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू पावर 3, ठीक है। तो अगर मान लो इसको, ये जो सिस्टम है, थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए ये वाला, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो फिर हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो 3 इंटू 10 टू पावर 8, ऊपर मीटर लिखा है और नीचे सेकेंड लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको, कहाँ गया, अगर 1 मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1 मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है 10 टू पावर -3 किलोमीटर। तो इसको, मीटर को मुझको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, 3 और 3 इंटू 10 टू पावर 3, 10 रेस टू पावर 8 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी देखो ऐसा दे दिया जाता है। अब आपको यूनिट कन्वर्जन आता है तो आप कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर स्पीड ज्यादातर यही दी होती है। लेकिन अब बच्चों को कन्वर्जन आता नहीं आता, एक ही नंबर में वो 5 नंबर में यही चेक कर लेता है, तो ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो फिर मामला खराब हो सकता है। ज्यादा बड़ा कन्वर्जन नहीं, ये तो आप बचपन से ही सीखते हो जा रहे हो कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर, ठीक है, कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि मैं ये बता रहा था कि आपको सन से जब भी रोशनी चलती है, रे चलती है, तो वो वैक्यूम में चलती है, और वो बहुत दूर तक जाती है। तो लाइट ईयर का जो ये कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए आया था क्योंकि आप किलोमीटर में, मान लो यहाँ से लेकर आपको बहुत दूर तक के और डिस्टेंस कवर करनी है, तो किलोमीटर में करोगे तो किलोमीटर में तो आ जाएगा ऐसा, बहुत लंबी वैल्यू, इतने इतना 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 इतना, तो जाकर कहीं किलोमीटर पता लगे, एक किताब का पूरा पन्ना पड़ेगा जब जाकर किलोमीटर। तो लाइट ईयर को ना बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक जो लाइट ईयर उसको बोलते हैं कि जब कभी भी सन वैक्यूम में चल रहा हो, लाइट की स्पीड से चल रहा हो, लाइट की स्पीड होनी चाहिए 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, या 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, वैक्यूम में। और जितनी भी वो एक साल में डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो यहाँ से सन है, तो यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, तो यहाँ से उसने 1 साल लिया, ठीक है, सन की रे को 1 साल लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में, दैट इज द लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, ये भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 लाइट ईयर की वैल्यू। अब पूछा गया तो किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ पर तो वन लाइट, जो 1 लाइट ईयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है 9.4, तक मैं आगे की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, 9.44607, नहीं, ये नहीं ले रहा हूँ, इंटू 10 रेज टू पावर
इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर लिखा हुआ है, कभी आप इसको फिर वहां पर गड़बड़ कर दो, अगर गड़बड़ होगी तो फिर ये जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं। अब हो सकता है कि आपको 9 पॉइंट मीटर में दे दे, मीटर में दे दे, यहाँ पर किलोमीटर ना देखकर मीटर में दे दे। तो देखो कैसे करोगे, आपको तो पता है, आपने तो ये वाली वैल्यू रट्टा मार रखी है। ठीक है, तो आपको ये भी तो पता है कि भाई 1 किलोमीटर में जो होते हैं 10⁻³ मीटर, मतलब 1000 मीटर होते हैं। तो आप कर दो इसको कन्वर्जन। तो कैसे करोगे, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 9.4 इंटू 10⁻, तो प्लस हो जाएंगी पावर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतने मीटर। तो एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, या तो बोलो 9.4 इंटू 10⁻12 मीटर, 12 किलोमीटर, या फिर आप बोलो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो इतना भी नहीं आता है तो मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लाइट ईयर को माइल्स में भी कैलकुलेट किया जाता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर इस वाली यूनिट में मैंने दे दिया है, आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज तो आप जो मैंने बोला है आपको इसका क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यही करके चले जाओ। मतलब ये पता लगता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जो डेप्थ है, क्या लेवल रहा है, वो उससे माइंड सेट पता लगता है इनका। ठीक है, करने के लिए देखो कितना कर लो, बुक पड़ी हुई है, पढ़ते रहो आप। अब पहला प्लेनेट आता है हमारा मरकरी। तो मरकरी मैं डायग्राम आपको दिखाना भूल गया शायद वो, अ, हाँ ये वाला मैंने डायग्राम यहाँ पर नहीं रखा। तो पहला प्लेनेट आता है हमारा मरकरी। तो नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, मरकरी सबसे पास का प्लेनेट है। दूसरा है बीनस। ये डायग्राम थोड़ा याद रखना आपको, ऐसा कौन सा प्लेनेट पहले आता है। तो मैंने शायद बीच में डाला नहीं है डायग्राम, मुझे डालना चाहिए था वैसे तो, लेकिन आप ध्यान में रखना उसको। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला प्लेनेट स्मॉलेस्ट प्लेनेट, समझ गए आप। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे ही था, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि वो किस टाइप का क्वेश्चन था। और ये एक तो ये वाला क्वेश्चन था, क्या सॉल्व कर लोगे इसको, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द ये 9, मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ दूसरा, कि 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, मैंने अभी आपको बताया 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और इसको आप 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये पहले वाला। ठीक है, ये सॉल्व करा दिया मैंने, बाद में भी मैं करा सकता था, सॉल्व करा दिया मैंने, दिखा दिया आपको कि भाई कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। उसके बाद में स्मॉलेस्ट प्लेनेट, अब समझ रहे हो आप, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। अब आप आंसर देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे गए। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा गया, देखो कौन सी किसके किसके ऐसे दो प्लेनेट जिनके 2 या 3 जितने भी हों जिनके पास सैटेलाइट नहीं होती। देख आप मतलब क्वेश्चन एग्जामर का माइंड सेट पढ़ने की कोशिश करो, आप क्या पूछ रहा है एग्जामर। ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी आप बैठ गए लेकर और बस भैया करते रहो, ऐसा नहीं है। अब जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, समझने की जरूरत है, बताऊंगा मैं आपको आगे। हाँ, सॉरी। तो हाँ ये था हमारा ये। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज द मरकरी, सबसे छोटा प्लेनेट है, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द हैज नो मून। देखिए जितने दो प्लेनेट आप ले लो, एक तो हो गया मरकरी। ठीक है, ये हमारा सन हो गया, सन के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद आता है वीनस। इनके पास, इन दो प्लेनेट के पास अपना मून है ही नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट मून नहीं है इनका। नेचुरल सैटेलाइट और मून होना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो उसका मून है। ठीक है, तो इनके पास, इनका कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं। मरकरी के पास जो है, मरकरी अगर को देखो, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। तो एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जितना भी जो मैग्नेटिक फील्ड था वो सब उड़ गया है। क्योंकि यहाँ पर जो सन है, सन से मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं, तो मैग्नेटिक स्टॉर्म ने सब उड़ा दिया इसका, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर जरूरी नहीं है। ये सब याद करो, आपको ये करने की जरूरत नहीं कि आप इसके चक्कर में बैठ जाओ। ऐसे एक वन नंबर के एक नंबर की चीजें होती हैं। तो भैया ये याद रखना, फास्ट रोटेटिंग प्लेनेट बहुत तेज घूम रहा है, ऐसा ऐसा बहुत तेज ही घूम रहा है, समझ रहे हो। बस फास्ट रोटेटिंग प्लेनेट, छोटे छोटे पॉइंट कर लेना। डेंसिटी, ये यहाँ पर इसकी डेंसिटी जब अर्थ में आएगा मैं बताऊंगा। तो मरकरी इज द देखो मरकरी इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट। अब एक ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई ये सब सन के सबसे ज्यादा पास है, सन से तो एकदम भट्टा चल रहा है सन में, तो मरकरी सबसे पास में सबसे गर्म होना चाहिए। ऐसे एग्जामर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि बीच आपको नीचे प्लेनेट के नाम दे दिए जाएंगे जिसमें से मरकरी जरूर दिया जाएगा, मरकरी और वीनस, ये तो दो जरूर दिए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। तो क्या हो गया, मरकरी पर लगा दो निशान। अरे मरकरी नहीं होता भैया। ठीक है, उसका उसका भी हम देखेंगे। ये हमारा अगर सन हो गया, ये मरकरी हो गया, और ये वीनस हो गया। वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर वीनस का बहुत ज़्यादा होता है, ना कि मरकरी का, समझ गए हो।
तो ये सारा सिस्टम है। तो आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए यहाँ पर। देखो मैं ये सारी चीज़ें लिख के इसलिए थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये मैं आपको सब हाई हैंड रिटर्न नोट्स भी लिख कर दिखा सकता था, लेकिन वो ये है कि अभी इतनी सारी चीज़ें करनी है, आप सारी चीज़ें लिखोगे, पता लगा थोड़ा सोलर सिस्टम समझाने के लिए मेरे को 4-5 लेक्चर 1 घंटे के उसमें लिख लिख के दिखाना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक बार पढ़ो और आगे बढ़ो। तो सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है और नियरेस्ट है। ठीक है, गर्म सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ भैया, कभी आप उसके चक्कर में बैठ जाओ और फिर वहां पर अपना क्वेश्चन 5 नंबर गलत कर आओ, तो भैया ये याद रखना। ठीक है। दूसरा आता है बीनस, ट्विन सिस्टर भी बोले थे इसको अर्थ का। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, समझ गए आप, हॉटेस्ट प्लेनेट। अब देखो जैसे मैंने बताया कि ना, देखो समझो जरा है क्या चक्कर, ये मतलब इतना गर्म क्यों है। ये जो वीनस है ना, अर्थ पर भी यही सिस्टम डेवलप हो रहा है। अगर इंसान नहीं सुधरा ना, तो इंसान के ना, मतलब कहते हैं ना कि चिता को आग जलाने वाला भी नहीं बचेगा, तो ऐसे इंसान का इतिहास पढ़ने वाला इस यूनिवर्स में कोई नहीं बचेगा, समझ रहे हो आप। इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, लेकिन इतना होशियार है नहीं है। ठीक है। इंसान पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, आप समझ रहे हो। इतनी कंपनियां खुली हैं, सब क्या कर रही हैं, भाई हमारा एप्पल का फोन ले लो, हमारे एप्पल का ये ले लो, हमारे सैमसंग का ये लो, हमारा फलाना कर लो, हमारा ढिमकाना कर लो, ये कर लो, वो पैसा, सारा पैसा जो है, बड़ी बड़ी बिलीनियर बिलीनियर सब कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। और नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, नेचर के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके पैसा बनाया जा रहा है, और इंसान अंधाधुंध पैसा बनाने के चक्कर में नेचर को अंधाधुंध एक्सप्लॉइट कर रहा है, अंधाधुंध। उसकी वजह से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वेटलैंड हो, पानी हो, इतनी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। और इतने जब हम भी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं अपने नेचर को, तो वो उन्होंने अपने अंदर ऐसी चीजों को, मतलब वो भगवान एक टाइप के नेचर, मतलब आज का जो इंसान है ना, इतना मांस का लेथड़ा बन गया, इतना लालची, इतना मटेरियलिस्टिक, आप पूछो मत ना। अगर आप किसी भी बॉलीवुड या मतलब पता नहीं, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, बिजनेस, पैसा मनी है तो हनी है, आप समझ रहे हो ना, उनके लिए पैसा सब कुछ है। अरे मनी है तो हनी के उसको चाटोगे क्या, रखते हो आप 100 साल जिंदा, और 100 साल, आप 100 साल की उम्र रहे आपकी, मुश्किल से 70 या 80 साल जियोगे, आप पूरा नेचर को खराब कर दोगे, तो तुम्हारी तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं बचेगी। एक झटका बहुत होता है, नेचर को एक झटके में पूरा पत्ता ह्यूमैनिटी का साफ कर देगी, आप समझ लो। 3 डिग्री अगर पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया, तो इंडिया में ना, इंडिया का बस यहाँ पर बैरन लैंड ही दिखाई देगा, पत्थर के सिवाय। इंसान मतलब इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पर इंसान का नामो निशान नहीं बचेगा। तो फिर आप फिर बोलना मनी है तो हनी है। ठीक है, जो बॉलीवुड वाले या मतलब बॉलीवुड वालों का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ बहुत बहुत बड़े स्टारों का, तो वो यही कहते हैं कि पहले आप, और बहुत बड़े बड़े सर होंगे कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, जिनके अभी कॉन्ट्रैक्ट चलने के 3-3 हज़ार का अपना कोचिंग बेचेंगे, 3-3। ये देखो पैसा ठीक है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं है कि कोई गलत होता है कि पैसा, लेकिन आप नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपना जो चीज हमको सब कुछ दे रही है आप भूल ही गए हो। ठीक है, जो चीज हमको सब कुछ दे रही है आप उसको भूल ही गए हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, इनकी एक खास बात होती है कि ये क्या काम करती है। मान लो ये अर्थ है, समझना यहाँ पर कि अर्थ, ये वीनस इतना गर्म क्यों है। देखो लेक्चर थोड़े से मैं ये भी करा दे सकता, ये कर लो, लेकिन थोड़ा सा समझ लो क्या है, आप इसके भी कर सकते हो, आपका मन नहीं है तो पढ़ने का, आपको ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ना है। पढ़ाई जो होती है वो मन की होती है, दिल से निकलनी चाहिए पढ़ाई। ठीक है। तो हमारा जो इंसान ने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन, दूसरी नाइट्रोजनस ऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी है, कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फैल गई। ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इतनी बढ़ गई है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में ये सक्षम है। तो यहाँ से जब भी सन की रे आती है, अब समझना, यहाँ से सन की रे आई, तो ये जो सन की रे को आने, सन की जब रे आती है उसको तो अर्थ पर आने देती है, ठीक है, अर्थ पर आ गई। लेकिन जैसे पीचर प्लांट होता है ना, पीचर प्लांट आपने देखा होगा, पीचर प्लांट उसके बारे में, कि वो उसके अंदर अगर कोई पंछी गिर जाएगा तो वो फिसलता हुआ अंदर चला जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। समझ गए, वो उसको ट्रैप कर लेता है, खा लेता है उसको। ऐसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आने वाली जो रे होती है, जो सन से जो रे आती है उनको आने देती है, आ जाओ भाई, आएंगी, ये अर्थ पर आएंगी, अर्थ की सरफेस से टकराएंगी, ओशन से टकराती हैं, पेड़ पौधों से टकराती हैं, और हमारे यहाँ पर जो भी जीवन है उसको पनपने में हेल्प करती हैं। फिर ये नियम तो ये कहता है कि इनको चले जाना चाहिए, कुछ परसेंटेज जो है इनका अर्थ जो है सोख कर लेती है, अपने लिए यूज कर लेती है। इंसान को हवा चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बाकी चीजें फालतू जो हीट है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है, दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये आने वाली जो ग्रीन हाउस गैस, मतलब आने वाली जो रे है,
ये जब वापसी टकरा के जाने वाली होती है तो ग्रीन हाउस कह देती ना ना अब ना जाने देंगे हम तुमको। तो ये उसको बार बार रिफ्लेक्ट करती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, आप समझ रहे हो। तो ये बार बार रिफ्लेक्ट करने की वजह से, और इनके अंदर हीट है, ये जो अपने साथ में, ऐसा नहीं है कि ये हीट लेक का ही है, गर्मी लेक का ही है, इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ रहे हो। तो क्या करना चाहिए इंसान को, इंसान को सीख लेना चाहिए कि जिस डाली पर वो बैठा हुआ है उस डाली को ना काटे। अगर काटेगा तो चोट उसी को लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पूरी अर्थ को, अर्थ का तो बहुत पुराना इतिहास है, कोई ऐसा नहीं कि अर्थ कोई ऐसे, अर्थ पर तो बहुत बड़े बड़े आए और चले गए, उनका डायनासोर, अब सब ने अर्थ को डोमिनेट करा है, लेकिन आज तक किसी ने भी अर्थ को पूरी तरह से जीता नहीं है। अर्थ ने एक झटके में पत्ता साफ कर दिया, तो ऐसे ही इंसान का पत्ता साफ हो जाएगा, इंसान नहीं सुधरा तो ये इसकी वजह से वीनस पर ये सिस्टम चल रहा है कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट पड़ गया है, तो आने वाली रेडिएशन जो होती है वहाँ वो वापसी नहीं जा पाती, तो इसलिए वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ का भी यही सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, थोड़े थोड़े पॉइंट याद करना है यहाँ पर। अब आता है अर्थ। तो अर्थ के बारे में तो भैया सबको पता होना चाहिए। हमारा जो अर्थ है, जितने भी हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ की है, ठीक है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी, ऐसा प्लैनेट का नाम बताओ जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, दैट इज द अर्थ। अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड टाइप की, अभी बताऊंगा मैं आपको ये कैसा है, शेप दिखाऊंगा, ये आप कर सोचने लोगों की। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है 23, ये 23 डिग्री पर। अब समझो जरा, थोड़ा सा समझ लो। ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल और ये अर्थ का साउथ पोल, तो हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। और एक ये ऐसी लाइन होती है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब लेकिन अर्थ ऐसी सीधी खड़ी हुई नहीं है, ये हमारे पास प्लेन है, और अर्थ जो है ऐसी झुकी हुई है, ऐसी। तो अर्थ का नॉर्थ पोल ये है और अर्थ का साउथ पोल ये है, तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो ये ऐसा पास होती है। और ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन सीधी ड्रॉ करी थी, अगर हम उसको ऐसा ड्रॉ करें तो वो सीधी, तो ये जो एंगल बनता है, ये अर्थ का जो एक्सेस है उसका जो एंगल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 23.5 डिग्री। तो ये एंगल है यहाँ पर, तो इसलिए बोला जाता है जो हाफ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर टिल्टेड है, झुकाव है, कितनी डिग्री पर है ये पता होना चाहिए भैया आपको। अगर नहीं पता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके 5 नंबर चले जाएंगे, और फिर वो क्वेश्चन कोई फायदा नहीं है। तो आसान चीज़ है समझने में, क्या दिक्कत आ रहा है। एक और चीज़ है, दूसरी एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ मेरे को डायग्राम इरेज नहीं करना चाहिए था। तो जैसा मैंने कहा कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है। अब अर्थ ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक से बना देता हूँ ये। तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल हो गया और अर्थ का ये वाला साउथ पोल हो गया, और यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ये जो सीधी मैंने लाइन भेजी करी है ना। तो अर्थ जो है ऑर्बिटल प्लेन से, देखो मैं शब्दों पर ध्यान देना, पहले जो बोल रहा था मैं, अर्थ जो है अपनी जो एक्सेस है उस पर कितने डिग्री है, उस पर 23 डिग्री झुकी हुई है अपनी एक्सेस पर। अब यहाँ मैं ऑर्बिटल प्लेन से कितने एक्सेस पर, जो कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट थी, मैंने शायद लिखी नहीं। तो अर्थ घूम कैसे रही है ये भी याद रखना, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मैं अभी इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कैसे घूमती है अर्थ का। हाँ सॉरी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें नीचे दे रखी है, हाँ ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझो जरा। मैं इसको जरा, ये जो पॉइंट है ना, इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब समझो जरा, आगे मैं आगे करता हूँ इसको, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ लेना, इसमें कुछ चीजें बताने वाली हैं, आप खुद भी पढ़ लोगे तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, थोड़ा सा बताना है मुझको, जरा इसको डायग्राम को देखना, ठीक है, काम की चीज़ है। और इसमें कोशिश करना कि ये जो है वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो अर्थ जो है ऐसे घूम रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये बात ध्यान देने वाली है अपनी एक्सेस पर। तो भैया ईस्ट टू वेस्ट मत घुमा देना, वरना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा वहां पर, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो कैसे भी बोलते हैं कि देखो एंटी, देखो घड़ी, घड़ी है ये, घड़ी की सुई यहाँ से घूमती है, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ये जो है जो हमारा अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे मैंने कहा वीनस
और वीनस और ये यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। इसको बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट घूम रहे हैं ये दोनों के दोनों प्लेनेट। बाकी प्लेनेट एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, और ये बोलेंगे या फिर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर कुछ बताने वाला था, शायद भूल गया। हाँ हाँ, बस बिल्कुल याद आ गया, याद आ गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अर्थ का ना पेट निकला हुआ है। जरा एक एक डायग्राम देखो, देखो यहाँ पर मैं कोशिश करूँ आपको ये डायग्राम, हाँ देखो। ये ना पोल है अर्थ के, यहाँ पोल है। ये शेप है अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड। जियोइड का मतलब ये होता है कहीं तो ऊंचे पहाड़ होंगे, कहीं ऐसा ये हो, कहीं ये, तो कहीं गड्ढे हैं। तो ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पानी भर गया तो ओशन बन गई है, ठीक है, ये अर्थ है पूरी। और ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, ये क्या है, ये माउंटेन है। तो हमारा हमको तो ऐसे एकदम गोल अर्थ दिखाई देती, तो गोल दिखाई देती है। तो गोल नहीं है अर्थ, देखो ये गड्ढा है, बहुत बड़ा ओशियन बना हुआ है। ये ऊंचा सा पहाड़ है, यहाँ पर ऊंचा सा पहाड़ है, तो ये यहाँ पर माउंटेन बन गए, ठीक है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर फिर ऊंचा सा आ गया, फिर गड्ढा आ गया। तो जहाँ गड्ढा है वहां पर ओशन बन गए, और जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वो, तो इस टाइप की जो शेप है, जियोइड शेप है, ठीक है। तो अर्थ पूरी तरह से एक गोल नहीं है, जियोइड टाइप की शेप है, ये याद रखना भैया। कभी आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी आप सोच रहे हो कि इसको वैसी में पढ़ा रहा हूँ, तो अर्थ का ना इक्वेटर है ये यहाँ पर, समझो जरा, ये वाला इक्वेटर। और अर्थ का ना पेट निकला हुआ है, ठीक है। अर्थ जो है अगर आप देखो, तो अर्थ का जैसे एक मोटा इंसान होता है ना, उसका पेट निकल जाता है, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर है यहाँ पर, ये इक्वेटर। और ये पोल है यहाँ पर, ठीक है, नीचे पोल हो गया, POL पोल, ये भी पोल है, ठीक है, नीचे पोल हो गया। अब पोल से जो है अर्थ इधर की ओर, मतलब ये सेंटर है, अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे यहाँ पर सेंटर है। तो इस पोल से और सेंटर की डिस्टेंस कम है, तो इस वाले पोल से भी सेंटर की डिस्टेंस कम है, लेकिन ये जो पोल है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोलो कि ये कुछ ऐसा है, जैसे आप सुनो, ये कुछ ऐसा है, ठीक से बनाता हूँ यहाँ पर, इलिप्टिकल शेप, आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। ये, तो ये पोल हो गए, ये दोनों पोल हो गए, और ये भी पोल हो गया। और ये अर्थ के इक्वेटर है, मतलब अर्थ बहुत दूर है यहाँ पर बहुत दूर है, इस वाले ये सेंटर से, अर्थ का सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये और ये दो पॉइंट ए और बी, ये बहुत दूर है इस सेंटर से, ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस है बहुत दूर है। अब ये जो पोल है, तो डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो है यहाँ पर ग्रेविटी काम करती है, तो यहाँ पर अगर ए पर या बी पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो अर्थ उसको सेंटर की ओर कम फोर्स लगाएगी, मतलब खींचेगी तो जरूर, लेकिन इतना फोर्स नहीं होगा जितना पोल पर एक ऑब्जेक्ट सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो डी और सी पर देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है सेंटर पर, उसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं, पकड़ कर खींच रहा है, उसके बहुत ज्यादा फोर्स है, तो वो सबसे ज्यादा पकड़ कर किसको खींचेगा, सी और डी को, क्योंकि सी और डी उसके पास में है। लेकिन ए और बी को उसको खींचने में, अपनी साइड खींचने में थोड़ा कम फोर्स, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन वो इतना नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर जो है मैक्सिमम मैक्सिमम किसी भी पर्सन का वेट होता है, और यहाँ पर मिनिमम वेट होता है। वेट का मतलब फोर्स, आप समझ रहे हो, फोर्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, वेट जब भी करते हैं तो ऐसा नहीं वो तराजू वाले सिस्टम पर चले गए, यहाँ वेट और मास, वो मास होता है कि भाई 2 किलो आलू दे दो, तो दैट इज द मास। वेट क्या होता है, वेट होता है कि उसका कितना वेट है, फोर्स। वेट का मतलब जब भी आए फोर्स, फिजिक्स की डेफिनेशन है ये, वेट का मतलब फोर्स। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है किसी भी पर्सन पर, वो पोल पर ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर आप पोल पर जाते हो तो अर्थ का जो ग्रेविटी वो आप सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगी, लेकिन अगर आप इक्वेटर पर रहते हो तो अर्थ इक्वेटर पर कम फोर्स लगाएगी। तो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम फोर्स कहाँ पर होता है, यहाँ पर, समझ गए आप। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो ये मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि इक्वेटर पर मिनिमम जो है फोर्स होता है, और यहाँ पर पोल पर मैक्सिमम फोर्स होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, और यहाँ पर इस वाली पूरी लाइन पर, क्योंकि इसका पेट निकला हुआ है, सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इस सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, तो उसमें कम फोर्स लगता है। अब ये जो डिस्टेंस होती है, ये सेंटर के पास में होती है, पोल वाली डिस्टेंस सेंटर कहीं अंदर होगा अर्थ के, तो ये पास में होते हैं सेंटर के, तो इसकी वजह से इन पर जो सेंटर होता है इनको बहुत पकड़ कर, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर नीचे अपनी साइड खींच सकता है, क्योंकि ये पास में है, डिस्टेंस इनकी कम है। तो यही रीजन था कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इक्वेटर पर कम होता है, और
पोल पे ज़्यादा होता है। तो ये मैं इतनी सारी चीज़ बताने के लिए आपको मतलब इतना टाइम लगा दिया, तो समझना ज़रूरी था। अब यहाँ पर एक आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि भाई कम से कम किलोमीटर में अगर आप चीज़ों को लिखोगे तो 0,000,000 पता लगा 2 किताबें भर के आपके यहाँ पे जीरो ही खत्म ना हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए कि भाई छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, तो साइंटिस्टों ने जो है सन के बीच की डिस्टेंस और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को A1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया है। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया है, समझ रहे हैं आप? और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है, देखो अलग अलग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको थोड़ा आना चाहिए। अगर आप निकालो तो एक एस्ट्रोनॉमिकल की जो वैल्यू है वो किलोमीटर में इतनी है। ठीक है, किलोमीटर में इतनी है। तो अब ये वैल्यू याद नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि एग्जाम ये वाली वैल्यू देगा, नहीं देगा आपको। उसको पता है ये नहीं होगी याद, ये मतलब उसको भी याद नहीं होगी, सही बताऊं तो एग्जामर को भी ये वैल्यू नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, या तो ऐसा देगा, ऐसे ही देगा वो। ठीक है, ऐसे नहीं, या तो वो बोलेगा ऐसा 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लिख देता हूँ। या फिर वो सीधा ऐसा दे सकता है कि 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या फिर वो ऐसा दे सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये यहाँ तक भी दे देता है वो कभी कभी, कि 149.5, ठीक है, × 10⁻⁶ किलोमीटर। मीटर में भी दे सकता है, आपको पता है। देखो अगर मान लो ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू उसने ली है ना यहाँ पर, देखो लगभग लगभग ली है। 150 मिलियन कर दिया, 140, 149 पॉइंट समथिंग, तो ये इसने सीधा सीधा 150 कर दिया। ठीक है, ये भी दे सकता है। तो ये जो किलोमीटर है ना, इसको आप मीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 10⁻⁶ है, और अब इसको किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 और जोड़ दो इसके अंदर, तो 6 कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब अगर ऐसा भी आ सकता है, 1 ऐसा भी वैल्यू लिखी हुई आ सकती है, 150 × 10⁻⁹मीटर। ठीक है, ये भी आ सकता है। अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि वन, ऐसा भी पूछ सकता है 140, 149, 149 पॉइंट, ये तो मतलब कम ही चांस लग रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कैसे भी पूछ सकता है किलोमीटर में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि जो सन की रे होती है अर्थ पर आने में, उनको जब वो अर्थ पर आती हैं तो अर्थ पर आने में उनको कम से कम 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। अर्थ की डेंसिटी, जैसे मैंने कहा, अर्थ की जो डेंसिटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसियर ऑब्जेक्ट इज द अर्थ। सबसे ज़्यादा डेंसिटी है सोलर सिस्टम में, बात कर रहा हूँ मैं, सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। अर्थ पर जो कंपोजिशन है उसका एटमॉस्फेयर का, 78% नाइट्रोजन, 21% यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड तो दूसरी है। देखो आप समझ रहे हो ना, मैं बता रहा था ग्रीन हाउस गैसेस, इतनी सी क्वांटिटी है। और इतनी सी क्वांटिटी नहीं, इतने परसेंट क्वांटिटी है, इतने परसेंट क्वांटिटी ने क्वांटिटी ना हालत खराब करके रखे हो। इतने टेम्परेचर एसी वेसी सब फेल हो जाता है 50 डिग्री पर। तो समझ रहे हो आप, जरा सा भी ये परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा है ना, तो हालत खराब हो जाएगी। और मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब मैं क्या, जितने भी साइंटिस्ट हैं सब बोलते हैं कि भैया इंसान ऐसी जगह बैठा हुआ है, ऐसी डाली को काट रहा है जिस पर खुद बैठा हुआ है, नहीं सुधरता इंसान। इंसान का पत्ता साफ हो जाएगा। लालची है ना इंसान, इंसान की जो फितरत है उसका, वो फितरत है लालची, लालचपन। तो लालचपन नहीं, तो देखो लोग भगवान बुद्ध से नहीं सीखते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मतलब बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिनके मतलब 4-4 5-5 हज़ार का करोड़ की मतलब जो है कोचिंग खुली हुई है, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। वो सबको आपको पैसा कमाओ पैसा कमाओ, आप बहुत प्रमोट करें, कमाना भी चाहिए, लेकिन आप नेचर को ध्यान में रखना चाहिए। आप समझ, भगवान बुद्ध थे। मैं ऐसे लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ भगवान बुद्ध का। ठीक है, भगवान बुद्ध थे, तो उन लोगों को, वो भगवान की बुद्ध में भी कमी निकाल देंगे। ठीक है, वो उसमें भी निकाल ही देंगे उनका। भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने इतने पैसा सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक भिक्षु बन गए, और नेचर में बैठकर उन्होंने सही ज्ञान की नॉलेज करी, सही जो नॉलेज थी उसके लिए बहुत साल बिताए, नॉलेज हासिल की। पैसा होता तो क्या है, भगवान बुद्ध के लिए अलग अलग महल बने हुए होते थे। विंटर वाला अलग होता था, सर्दियों वाला अलग होता था, गर्मियों वाला अलग होता था। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को जरा सा भी दुख, आप समझ लो जरा सा भी दुख हो। तो जिस इंसान को इतनी सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी यही था कि सही नॉलेज क्या है। तो अगर आप आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखोगे, तो आपको चाहे वो कोई बॉलीवुड ही हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई कोचिंग वाला है, कोई भी से देखो, बस पैसा पैसा है, मनी है तो हनी है। वो क्योंकि उनको उनका बिजनेस चलता है इस चीज से। उनको नहीं पता है मनी है हनी है, वो किसी दिन ही
हनी एक ही दिन कुछ टाइम रहती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मधुमक्खियां अपनी शहद के छाते को छोड़कर भाग जाती हैं, वो भी नहीं टिक पाती है। तो आपकी मनी है, हनी है, वो कुछ टाइम रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अब वो इन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है। आपके टीचर आपको कोई पढ़ाता होगा, आपका वो, आप उसको, आपका आप बहुत मानते होंगे, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर किसी को, बहुत मानते होंगे, आदर्श होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो सब आप जरा उनके बैकग्राउंड में जाकर देखो, उनके पास इतने इतने हजार के एसेट्स होते हैं। वो आपके माइंड को इसलिए मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि वो ऐसे जानबूझ कर करते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग चलता रहे कई कई हजार की। लेकिन वो ठीक है, कई कई चलना भी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन नेचर को ध्यान में रखना चाहिए आपको। आप पूरी तरह से एंटायरली ये नहीं बोल सकते हो कि मनी है तो हनी है, तो ये नहीं बोल सकते हो आप। तो मतलब मैं यहाँ पर यही बोलता हूँ बच्चों से कि देश को, इन ये तो देश इन्होंने जो चलाना था चला लिया, इनके उसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जो भी कुछ है, सरकारें झूठ बोलती हैं या कुछ भी हो, देश सहित अगर देश को आपको लीड करना है, तो आपको अपने जो भी हमारे देश का कल्चर है उसको बनाए रखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में मैं एक ही कंट्री ऐसी बोलता हूँ जो पूरी, जो नेचर फ्रेंडली है, दैट इज द इंडिया। इंडिया में अलग अलग इतिहास, इंडिया का अलग अलग इतिहास रहा है नेचर को लेकर। तो हमको अपने नेचर की, हम जैसे बिहार हो गया, बिहार में लोग उठते हैं, उठेंगे, सोएंगे, ईश्वर की पूजा करते हैं, और इनका ईश्वर है सन। आप समझ रहे हो ना, जिस देश में भगवान की पूजा की जाती है, नेचर की पूजा की जाती है, तो ऐसा देश तो शायद दुनिया में कोई ही होगा। तो हमको अपने नेचर पर ध्यान देना चाहिए, पैसे भी कमाने चाहिए, लेकिन नेचर का ध्यान रखना चाहिए। आप समझ रहे हो, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं होती है। और हाँ, जो लोग ये मनी है तो हनी का नाम का ढिढोरा पीटते हैं, उनको नेचर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वो नेचर को खाते जा रहे हैं, चाहे टीचर हो या बॉलीवुड वाले हो या टॉलीवुड वाले हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। अब यहाँ पर डे नाइट वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो डे नाइट वाले कॉन्सेप्ट में मैं जरा थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत चीज़ें लंबी चौड़ी लिख दी है, अब जरा समझ लो आप। ठीक है, तो क्योंकि आप समझोगे नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। देखो, ये ना हमारी अर्थ पर ऐसा लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल सही, ये जो है अर्थ का, अगर आप देखो, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और ये हमारा ऐसा ऐसा हो गया है। तो इसके बीच में ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 21 डिग्री का है, सॉरी 23 डिग्री का। और ये जो है इसका ऑर्बिटल प्लेन से कितनी झुकी हुई है? ये 66, साढ़े 66 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो अर्थ ऐसी झुकी हुई है। अब अर्थ पर ना बहुत सारी लाइन ड्रॉ की गई है, दो टाइप की लाइन है, एक तो ऐसा ड्रॉ की गई है, तो ये मैं आपको कमिंग लेक्चर में बताऊंगा, और एक ये ऐसा ड्रॉ की गई है। तो जो ऐसा लाइन ड्रॉ की गई है ना, वो ऐसा, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो लैटिट्यूड है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है, जैसे ये लाइन देख रहे हो, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। इधर इधर भी, इधर वाला स्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तो सबको समझ में आता होगा। अब ये वाला जो, ये जो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाली है। तो ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री की है, याद रखना। इंडिया जो एंगल है अर्थ जो अपने एक्सेस पर टिल्टेड है वो भी इतना ही है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी इतने डिग्री है। तो ठीक है, दोनों याद रह जाएंगे। एक दूसरी इक्वेटर, दूसरी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक ये है। एक आर्कटिक वाली है 66 डिग्री की, और ये वाली है। तो इसमें अब हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर देता है, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो। ये जो आप टॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हो, इंडिया से पास हो रही, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हो, इनके बीच का जो रीजन है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सन यहाँ पर साल के 2 बार चमकता है, तो दैट इज द टॉरिड जोन। अभी हम देखेंगे, यहाँ पर दो डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टॉरिड जोन 21 जून को सन जो है, जो कभी इधर नहीं जाता है, इस टॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके इधर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, वो इस यहाँ पर आएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर पर आएगा। ठीक है, इस टॉपिक ऑफ कैंसर पर आएगा, फिर उसके बाद में वापसी चला जाएगा इधर, फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाएगा, फिर वापसी चला जाएगा। तो सन ऐसा इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को घूम कर क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, इसको क्रॉस करके इधर नहीं आएगा, इन्हीं दो के बीच में घूमता रहता है। अभी हम डेट के बारे में बात करेंगे, और डेट के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है वो 21 जून को, 21 जून को जो आने वाला है, इंडिया के अंदर आग लगने वाली है, तो 21 जून को सन जो है यहाँ पर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आएगा, तो आप समझ रहे हो ना क्या करेगा। सन जब भी आएगा, मतलब सन आता नहीं है, अर्थ ही जाती है, तो वो घूमती रहती है, लेकिन हम समझने के लिए वो समझ रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला इतना वाला, इसमें आग लग जाएगी। समझ रहे हो, आग लगने का मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अब इंडिया के अंदर दिल्ली में आग लगने वाली है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ इसका। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब चला जाता है। तो ये कब जाता है, जब 21 जून को अर्थ यहाँ पर, जो सन है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है,
अब ये एक हमारे पास दूसरी जो ये है, दैट इज द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल की जो लाइन है ये ये 66 डिग्री की है। अब नॉर्थ क्यों लगा दिया जाता है? इक्वेटर के इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के इधर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसलिए वो जितनी भी लैटिट्यूड होती हैं जो इक्वेटर के ऐसे इधर खींची जाएगी नीचे की ओर, तो उनके साथ में हमेशा सदर्न एस लगेगा। और जो इक्वेटर के ऊपर ऐसे लाइन खींची जाती है उनके साथ हमेशा एन लगता है, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो लाइन आर्कटिक सर्किल बोला जाता है, इधर के पूरा पूरा फ्रिज एरिया है, फ्रिज्ड है, पूरा जमा हुआ है, ठीक है। ये पूरी बर्फ है यहाँ पर। और ऐसी अंटार्कटिक सर्किल है, तो इधर ये 66 डिग्री के इधर इधर, और ये पोल है, यहाँ पर पोल है। तो ये पूरा का पूरा जमा हुआ है, बर्फ से पूरा पूरा जमा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जमे हुए एरिया को, मतलब जो 66 डिग्री का एंगल है, इसको आर्कटिक सर्किल ही बोलते हैं। और पोल के बीच का जो रीजन है, दैट इज द फ्रीज जोन। इधर वाले जो इस वाले जोन को भी हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो एंटार्क्टिक सर्किल और पोल के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं दैट इज द फ्रिज्ड जोन। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप दूसरी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल है, इसके बीच का जो जोन होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन होता है, तो ये बहुत टेम्परेट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको टेम्परेट जोन। टेम्परेचर देखो, सच बताऊँ ना, ये वाली जो देश है ना, यहाँ पर रहने के लिए जगह यही अच्छी है, ठीक है, ये वाली खरीद है। तो मतलब इतना तो नहीं जाऊंगा, पर मैं कहूंगा कि ये वाला जो रीजन है ना, ये काफ़ी अच्छा रीजन है रहने के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी के फलने फूलने के लिए। तो जो जितने भी यूरोपियन कंट्री वो मोस्टली यहीं पर है, ठीक है। इतना वाला जो रीजन है रहने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही इधर, क्योंकि इधर ज़मीन नहीं है ना, सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में ज़मीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ज़मीन नहीं है, आप कभी सोच रहे हो कि इधर ज़मीन है, ज़मीन नहीं है, पूरा पानी पानी है। इधर तो ज़मीन है भी, लैंड है इधर। तो इंसान ज़्यादातर नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। भैया जोन पूछा गया तो गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है, कभी पता लगा वहाँ पर गोबर कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला। इसको मैं ऐसा पढ़कर सुना नहीं रहा हूँ, एक आराम कहानी। समझो, जितना समझोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी आप जितना अच्छे से समझते जाओगे उतना ही अच्छा। ये जब जो जितनी भी राम कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बाद में ये मैं सीधा मार्क्स पाऊंगा, जो मैं समझाने वाला हूँ उसके बाद सीधा मार्क्स पाऊंगा। तो समझो क्या है ये चीज़ें, देखो। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, सबसे पहले 21 जून से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेटर, और नीचे जो लाइन दिखाई देगी वो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम 21 जून की बात कर रहे हैं, 21 जून यहाँ की बात कर रहे हैं। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है सन आने वाला है। तो इस टाइम सन जो है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो रहने वाले देश है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सन जो है ओवरहेड स्ट्राइक करने वाला है। और यहाँ पर जो जो देश है यहाँ पर, मतलब वैसे तो नहीं है, यहाँ पर है एक जो वही है, छोटे मोटे कम ही देश है। तो यहाँ पर सर्दी आएगी, क्योंकि जो सन है यहाँ से हट कर वो इधर आ गया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो रोशनी है और जो हीट है वो यहाँ प्रोड्यूस करेगा। और सब प्रोड्यूस करेगा नहीं, प्रोड्यूस तो सेम ही करता है, मतलब यहाँ पर अपनी जो रे है उसको स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पर जो रे है उसकी वो स्लांटली गिरती है, तो यहाँ पर ठंड आने वाली है, इस वाले पोर्शन में ठंड आने वाली है। तो 21 जून की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हो मैं 21 जून की बात कर रहा हूँ, 21 जून, 21 जून, 21 जून। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, क्योंकि इंसानों को ज़्यादा गर्मी लगती है कि आया है मर गए मर गए हम। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो इंसान बोलेगा भैया इधर वाले इसमें समर सोलिस्टाइस नाम दिया गया, समर सोलिस्टाइस इस इवेंट को। 21 जून की इवेंट को जब सन यहाँ पर होता है, तो इस वाले नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी होती है, तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो विंटर होती है, तो इसको बोलते हैं हम एट द सेम टाइम, जब 21 जून को सन यहाँ पर है, तो इस वाले पोर्शन को, इस वाली इवेंट को बोलेंगे कि ये समर सोलिस्टाइस, और इधर बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइस। विंटर सोलिस्टाइस, तो यहाँ पर विंटर सोलिस्टाइस हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इंसान जो है, अ, जितनी भी नदर्न हेमिस्फीयर में इवेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कम लैंड है, यहाँ पर कम लैंड है, कम इंसान रहते हैं, तो उनको जो है विंटर का असर कम होता है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है इधर, लेकिन हम ज्यादा या तो दो ही चीजें पढ़ते हैं, या तो समर सोलिस्टाइज या विंटर सोलिस्टाइज। तो जो यहाँ पर जो विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है अब जा 21 जून को, वो वाला विंटर सोलिस्टाइज नहीं पढ़ते हैं हम, जब ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला। जब हमको सर्दी लगती है, तो हमको सर्दी कब लगेगी, जब सन यहाँ से चला जाएगा, आप समझ रहे हो। तो लेकिन 21 जून को सन यहाँ पर नहीं चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर यहाँ ठंड रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर होता है विंटर सोलिस्टाइज। और इधर बोलते हैं हम इधर नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी रहती है, समर सोलिस्टाइज। तो इस इवेंट को हम समर सोलिस्टाइज बोलते हैं।
पूरे ग्लोब पर, ना कि इस वाले ग्लोब पर हम बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइज। तो इधर वाले लोगों से बोलोगे भाई क्या हो रहा है, तो ये बोलेंगे समर सोलिस्टाइज, जबकि इनको ठंड लग रही है। तो क्यों? क्योंकि इंसान ना अपने सबसे ज्यादा फर्क जो है उसको किस पर पड़ता है, नदन हेमिस्फीयर। तो नदन हेमिस्फीयर से सारी चीजों की कंपैरिजन की गई है, ठीक है। तो ये था। अब दूसरा आते हैं हमारे पास, अब क्या है, सन ये जो है अर्थ मूव करके आगे आ गई। तो मूव करके आगे आने का मतलब ये जो देख रहे हो ये इक्वेटर, और 23 सितंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 23 सितंबर जब आती है, अब देखो क्या हो गया, अब हम बोलेंगे हमारे यहाँ पर जो देखो, अब हम क्या बोलेंगे, 21 जून के बाद सन जो है किधर जाएगा, सन इक्वेटर के पास जाएगा। जैसे मान लो ये वो है, अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को यहाँ पर रहेगा, अभी सन इधर जा रहा है, ठीक है। जैसे 21 जून को यहाँ पर आएगा तो फिर वापसी करेगा इक्वेटर पर। तो जब ये वापसी करता है तो ये वाली इवेंट है ये, ठीक है, कि वो 21 जून से जो है 21 जून से जो है इक्वेटर की ओर जा रहा है। तो इक्वेटर की ओर जब जाता है, तो जब वो यहाँ चमकता है इक्वेटर पर, इस वाले इस पे होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। ये 23 सितंबर को सन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस वाले पोर्शन में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इस वाले उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर जब मैं नदर्न हेमिस्फीयर उसकी बात कर रहा हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर से कंपैरिजन की गई है। तो जब कभी गर्मियाँ से सर्दियाँ आती हैं तो उसको बोलते हैं ऑटम। नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इन लोगों के लिए देखो, ये जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, अब उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से सर्दियाँ थी यहाँ पर, तो सर्दियाँ थी, अब उनके हिसाब से क्या गर्मियाँ आ रही हैं। तो जब देखो, पता नहीं कितने कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, जब कभी समर से विंटर आती है तो ऑटम होता है वहां पर, ठीक है। और जब कभी भी विंटर से समर आती है तो वहां पर होता है स्प्रिंग। तो नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग, उनको ठंड लग रही थी, अब इस टाइम उनको ठंड लग रही है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहां पर ठंड है। तो जब सन यहाँ पर इक्वेटर पर आएगा, यहाँ पर 23 सितंबर को, तो वहां पर उनको उनका टेम्परेचर ठीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब उनको गर्मी सी लगनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या आ रहा है, उनके लिए वो सर्दी के बाद गर्मी आ रही है, तो बोलेंगे वहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ गया। और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी थी, अब गर्मी के बाद हमारे सर्दी आएंगे तो बोलेंगे ऑटम आ गया, ठीक है। तो ऐसा सीजन बदलते रहते हैं, पता नहीं कितनी चीजें ये समझ में आती है, बच्चों को नहीं आती है, या फिर रट्टा मारते हैं, क्या करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, मैंने कोशिश की थी अपनी साइड से आपको समझाने की। फिर अब बात करते हैं, क्योंकि सन जो है, फिर से समझो, फिर डायग्राम फिर से समझो। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जीरो, तो यहाँ पर जो है 21 जून को रहता है यहाँ पर सन, 21 जून को फिर वापसी आएगा इधर। 23 सितंबर को जो है वो इक्वेटर पर होता है, 23 सितंबर के बाद वो इधर आना शुरू करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कब आएगा, 22 दिसंबर को। इतनी इंपॉर्टेंट डेट है ना ये, 4 डेट, मतलब खा लो पी लो नहा लो धो लो सब कुछ कर लो, लेकिन ये डेट याद होनी चाहिए, समझ गया, ऐसा कर लो। तो 22 दिसंबर को जो है सन यहाँ पर आएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, तो 22 दिसंबर को सन यहाँ पर आ गया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में जो है सर्दी आएंगी, ठीक है भाई, सर्दी आएंगी यहाँ पर सन, क्योंकि सन इधर आ चुका है, ये सन चमक रहा है यहाँ पर। और कौन सा दिसंबर का, 22 दिसंबर का टाइम है, सन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकेगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले जो लोग, उनको लगेगी गर्मी, क्या है हम गर्मी से मर गए। और नदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर आएगी ठंड। तो यहाँ पर जब ठंड आएगी तो बोलेंगे हम, ये जो नदर्न हेमिस्फीयर की बात है, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है, ठीक है, विंटर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा विंटर सोलिस्टाइज। और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में, उसमें बोल रहे हैं समर सोलिस्टाइज हो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे, हम इन लोगों से पूछोगे जब यहाँ पर सन होगा, इन लोगों से पूछोगे कि भाई 22 दिसंबर से पूछोगे बताओ क्या हो रहा है, तो ये बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइज, ये बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइज। इनसे पूछेंगे तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी गर्मी में विंटर सोलिस्टाइज कर रहे हो तुम, तो ये बोलेंगे क्या करें भैया, जो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लोग रहते हैं उन्होंने अपने हिसाब से कंपैरिजन किया है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है वो उसी हिसाब से हमको बोलना पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं, उससे नहीं बोल लेते हम। तो जब यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, सॉरी यहाँ पर गर्मियाँ होती है 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को इन लोगों को बोलना चाहिए कि समर सोलिस्टाइज हो रहा है, लेकिन ये बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन समर सोलिस्टाइज होता है, लेकिन वही है कि सबसे ज्यादा उसका असर जो है विंटर का पड़ता है लोगों पर, तो लोगों ना विंटर पर असर पड़ता है सबसे ज्यादा, तो इसलिए वो विंटर सोलिस्टाइज बोलते हैं। तो 22 दिसंबर की डेट आपको पता होना चाहिए। 22 दिसंबर को क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में 21 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनशाइन करता है, इधर गर्मी होती है। इधर बोला जाएगा कि विंटर समर सोलिस्टाइज हो रहा है, और इधर विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैं बार बार समझा रहा हूँ। उसके बाद में सन आगे बढ़ेगा, सन आगे बढ़ने का मतलब फिर से समझो, ये क्या है, इक्वेटर।
सॉरी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तो सन क्या है, 22 दिसंबर को यहाँ था, अब इधर जाएगा। तो यहाँ कब आएगा, 31 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को। तो 21 मार्च को सन फिर इक्वेटर पर आ गया, ये वाला। ठीक है, 21 मार्च को फिर सन इक्वेटर पर आ गया। तो जब 21 मार्च को देखो, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता था, सर्दी, विंटर थी। विंटर्स जब क्या आता है, विंटर्स मैं नदर्न हेमिस्फीयर, विंटर्स जब समर आती है, तो उस जो सीजन को बोला जाता है स्प्रिंग। ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर विंटर थी, यहाँ पर सॉरी समर थी, तो यहाँ समर थी। तो समर के बाद क्या आ रहा है भैया, क्योंकि सन आगे बढ़ गया, समर के बाद क्या आएगा, समर के बाद आएगी विंटर, तो ये क्या बोलेंगे, ऑटम। तो ऐसे सीजन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है। तो आज जब देखो, और एक और चीज कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पर जब सन होता है, जब इक्वेटर पर सन साइन करेगा, तो इधर भी इक्वल डे नाइट होती है, इधर भी इक्वल डे नाइट होती है। ठीक है, जब भी सन इक्वेटर पर होता है। लेकिन जब सन ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन है, कौन सी 21 जून को जब यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इधर वाले हेमिस्फीयर में जो है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, इधर क्या होगा, एट द सेम टाइम लॉन्गेस्ट डे, सॉरी लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। 6 मंथ तक पोल पर सूरज ही नहीं निकलेगा। 6 मंथ तक देखो, 6 मंथ तक सदर्न पोल पर सूरज ही नहीं निकलेगा 21 जून को। और 21 जून को 6 मंथ तक नदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो नदर्न पोल है, इस पर सूरज छिपेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, ये चक्कर होता है। अब दूसरी डेट देखते हैं 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को सन यहाँ पर है, तो 22 दिसंबर को क्या होगा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होंगे, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। सदर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न पोल होता है, 6 मंथ तक सूरज छिपेगा ही नहीं। लेकिन 22 दिसंबर को एट द सेम टाइम इन नदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो आप नदर्न पोल देख रहे हो, 6 मंथ तक सूरज ही नहीं निकलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो छोटी सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी नाइट होगी। आप समझ रहे हो। तो ये सिस्टम है, सबसे बड़ा दिन, छोटा होना। तो अगर आपको ये सब झमेला समझ में आ गया हो, तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसमें काफी टाइम लग गया। अब ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मार्स के बारे में, मार्स को रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझाना जरूरी है। मार्स के दो बहुत कम चांसेस है पूछा जाए, फोबोस और डेमोस जो है, इसके ये हैं। रेड प्लेनेट क्यों बोला जाता है, ये याद रखना बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका आयरन ऑक्साइड मिलता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसमें जो है। और ये बस रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है, मोर देन सफिशिएंट, यही कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, मैं मार्स तक आ गया। अब मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, किन दो प्लेनेट के बीच में मिलती है, तो पूछा जाता है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, फास्टेस्ट, सबसे तेज घूम रहा है इस, और सबसे हैवीएस्ट है। इसके ना कुछ प्लान उसके सैटेलाइट्स हैं, आयो, सबसे बड़े हैं, यूरोपा, गैनीमेडा एंड कैलिस्टो। तो ये जो गैनीमेड है ना, गैनीमेड पढ़ते हैं इसको, गैनीमेड सबसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, यही है गैनीमेड। मतलब ऑब्जेक्ट का मैंने गलत बोल दिया, सोलर सिस्टम में तो हमारा सन भी है, ये भी है। जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो किसी ग्रह के चारों तरफ, प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाला, उसका जो मून होता है, सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम का गैनीमेड। और गैनीमेड किसका मून है, दैट इज द जुपिटर का। ठीक है, तो ये, और इसकी ये जो है, इसमें थोड़ा सा वैसा मुझे पता नहीं लगता है कि वो, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ आएगा। इसका ये जो जुपिटर है, जुपिटर को मिनिएचर सोलर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि सोलर सिस्टम का ये जो जुपिटर है, जुपिटर के ऐसा लगता है कि ये जुपिटर एक सन है, और इसके चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहे हैं, वो उन्होंने सबने मिलकर एक अपना छोटा सा सोलर सिस्टम बना लिया, इसलिए इसको मिनिएचर सोलर सिस्टम भी बोला जाता है जुपिटर को। दूसरा आता है सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और दिस इज द इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है। गो इसको बहुत कम चांसेस से पूछा जाए, और अपनी रिंग के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है भाई, रिंग के लिए बहुत फेमस है। सैटर्न का जो डेंसिटी है ना, पानी से भी हल्का है, आप समझ रहे हो, सैटर्न की जो डेंसिटी। और हाँ, दो दूसरा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है इसकी, 2-3 पॉइंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। रिंग के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो यही है। देखो रिंग इसकी कितनी अच्छी लग रही है सैटर्न की। दूसरा आता है यूरेनस। तो यूरेनस जो है, और यूरेनस मैंने बताया था, इसके लिए आपको याद करना चाहिए कि यूरेनस जो है वो कैसा घूम रहा है, जैसे ये है तो वो ऐसा घूम रहा है यूरेनस। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और नेपच्यून, नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट प्लेनेट, सबसे दूर का प्लेनेट है। आप देखो ना, ये नेपच्यून, ये यूरेनस है, तो सबसे दूर का प्लेनेट है। दूर के प्लेनेट होने की वजह से यहाँ से आने वाली जो सनडे है ना,
आते आते उनका भी उनकी जो रेडिएशन खत्म होने लगती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये ठंडा रहता है। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द अवर सोलर सिस्टम, ये ठीक है, तो ये बात याद रखना। फार्देस्ट है, सबसे दूर है वो, तेज घूमने वाला नहीं, फार्देस्ट, फार्देस्ट का मतलब सबसे दूर का प्लेनेट है। प्लूटो, प्लूटो कभी अब हमारी 9 प्लेनेट की कैटेगरी में होता था, लेकिन 2006 से इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता था, इसलिए जो है इसको अपलोड प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो इट इज द ड्रॉप प्लेनेट, अभी छोटा प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, थोड़ी सी चीजें समझ लो जरा यहाँ पर। देखो, यहाँ पर समझो जरा। देखो ये जो ना ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो बेल्ट है, दैट इज द एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये पत्थरों की बेल्ट है, ठीक है। अब ये पत्थर होते क्या, आपस में टकराते रहते हैं, और फिर भी सन, अर्थ और ये जो सन है, इसकी ग्रेविटी की वजह से ये इधर गिरते रहते हैं, कुछ इधर भी गिर जाते हैं, कुछ इधर भी गिर जाते हैं। तो कभी कभी तो मार्स पे गिरेंगे, कभी कभी अर्थ पे गिरेंगे, कभी मून, ये कभी कभी इधर जाकर जली जाते हैं। तो ये इनका सिस्टम है। तो जब भी कोई ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का कोई पत्थर अपने पास से हट गया, उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं। समझ गए, मेटेरॉइड। अब ये मेटेरॉइड हो सकता है यहाँ मार्स पर चला जाए, या फिर सन की सरफेस में चला जाए। अब जब ये सन के सरफेस पर नहीं, सन के एटमॉस्फेयर, मान लो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अर्थ के। तो अर्थ के अगर एटमॉस्फेयर में चला गया, तो इसको मेटेरॉइड बोलते हैं। मेटेरॉइड, जैसे मैंने बोला कि मेटेरॉइड आ गया ये। अब मेटेरॉइड कभी कभी पूरी तरह से जल जाते हैं। मेटेओर अगर ये पूरी तरह से जल गया, देखो सुनो फिर से, अगर मान लो कोई भी एस्ट्रॉइड अपने पाथ को छोड़कर अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाए, उसको मेटेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। आगे मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, और वो पूरी तरह से, अगर मान लो मेटेरॉइड यहाँ पर जल गया, मेसोस्फीयर एक लेयर होती है, उसमें अगर जल गया, मैं कभी लेक्चर में इसको बताऊंगा, तो उसको मेट्योर बोलते हैं, मेट्योर। और अगर मान लो वो पूरी तरह से जला नहीं और आकर एकदम धब ऐसा गिरता है, बहुत तेज टक्कर आता है, तो उसको मेटेओराइट बोलते हैं। तो यही तीन आपसे पूछा जा सकता है, मेटेओराइट क्या है, मेटेओराइट मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, बहुत ही कम चांसेस से पूछा जाए आपसे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो ये माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं इनको, और ये एस्ट्रॉइड बोल्ट होती है। तो जब ये सबसे बड़ा जो इसके अंदर लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, सेरेस एस्ट्रॉइड है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और जब भी ये हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये मेटेरॉइड है। और जो अगर मेटेरॉइड जल गया अर्थ की सरफेस में, तो उसको मेटेओर्स बोला जाता है। मेटेओर्स को शूटिंग स्टार भी बोलता है, फॉलिंग स्टार। और अगर ये नहीं जला, हमारी अर्थ से टकराया, तो दैट इज द मेटेरॉइड्स। तो ये हमने आज का लेक्चर देखा, लेक्चर काफी बड़ा हो गया। मैंने देखो यहाँ पर सारी चीजें कोशिश करी है कि आपको इस लेक्चर से बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला है, ज्योग्राफी में अगर यहाँ से पूछा जाए। तो इस लेक्चर में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी या किसी भी ज्योग्राफी बोलो, यूनिवर्स पूरा खत्म कर दिया। करना जरूरी है भैया, ये कभी आप देख रहे हो कि आपका 6 क्लास से लेकर दे रखा है, ये आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट में मैं इंडियन ज्योग्राफी लाऊंगा, और आपको, हाँ अभी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया आपको, सॉरी। ये वाला देखो क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा समझते हैं यहाँ पर। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैव नो प्लैनेट्स, नो सैटेलाइट। अरे भैया हमको पता है, मरकरी, वीनस, इनकी 2 सैटेलाइट नहीं होती। आंसर कौन सा हो गया, ए डी, ये ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, ए 4। देखो, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर, मैं इसलिए बताना चाहता था, कहाँ गया, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, नियरेस्ट प्लेनेट, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मरकरी आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, मरकरी, मरकरी आंसर, ठीक है। दूसरा, ये मैंने आपको कराई दिया। देखो, एट विच एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। एक किसी पर्सन का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, पोल पर भैया मैक्सिमम होगा, पोल पर। पोल पर सबसे ज्यादा वेट का मतलब सबसे ज्यादा फोर्स उसका पोल पर लगेगा। तो मिनिमम कहाँ पर होगा, इक्वेटर पर होगा। तो आंसर कौन सा है यहाँ पर, ए, सॉरी ए नहीं, बी, बी आंसर इसका। समझ गए। तो ये हमने जो है देखा लेक्चर, और सारी चीज़ें इसमें मैंने कंप्रहेंसिवली कवर कराई हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ मैं कर पाऊँगा आपके लिए। और ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं जल्दी ही लेक्चर बहुत सारे अपलोड करने वाला हूँ जीके से रिलेटेड। तो आप इनको देख सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो।